भारतीय सेना ने स्पेशल फोर्सेस के जवानों के लिए हिमाचल प्रदेश में एक खास वर्टिकल विंड टनल स्थापित किया है जो जवानों को हवा में संतुलन बनाने का हुनर सिखाएगी। अब से पहले जवानों को ट्रेनिंग के लिए खुले आकाश में एयरक्राफ्ट से छलांग लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये ट्रेनिंग वर्टिकल विंड टनल के जरिए इंडोर दी जाएगी। इससे चोट लगने का जोखिम ना के बराबर हो जाता है। भारतीय सेना को और ताकतवर बनाने की सबसे अत्याधुनिक तकनीक। स्पेशल फोर्सेस के जवानों की ट्रेनिंग के लिए खास वर्टिकल विंड टनल। हवा में संतुलन बनाने का हुनर सिखाएगी वर्टिकल विंड टनल। किसी आपातकालीन सैन्य अभियान में मिशन को पूरा करने के लिए कई बार जवानों को हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें खुले आकाश में ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे हवाई अभ्यास के दौरान जवानों को चोट लगने की संभावना बनी रहती है, लेकिन अब भारतीय सेना ने एक ऐसी तकनीक की शुरुआत की है जिसमें हवाई छलांग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं का जोखिम नहीं रहेगा और उनकी ट्रेनिंग भी आसानी से हो सकेगी। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बुकलोह में एक ऐसी टनल लगाई है जिसमें हवा का बहाव इतना तेज होता है कि जवान हवा में उड़कर फ्री फॉल के लिए संतुलन बनाना सीख सकते हैं। इस टनल को वर्टिकल विंड टनल कहा जा रहा है। ये टनल स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग स्कूल में इंस्टॉल की गई है। इस टनल में स्पेशल फोर्सेस को कॉम्बैट फ्री फॉल पर सिमुलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे न सिर्फ भविष्य में भारतीय सेना की परिचालन तत्परता बढ़ेगी, बल्कि स्पेशल फोर्सेस के दस्तों को मौजूदा और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों की समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार किया जा सकेगा। ये तकनीक तेज और अधिक सटीक प्रशिक्षण परिणाम देने में सक्षम है। वर्टिकल विंड टनल की ऊंचाई 10 मीटर है और इसका व्यास 4.6 मीटर है। इस टनल में 275 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, जो जवान को इसके भीतर ही ऊपर की तरफ उड़ने में सहायता करती है। किसी विशेष अभियान के दौरान अगर जवानों को उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट से कूदना हो या कहीं बहुत ऊंचाई से कूदना पड़े, तो उस दौरान हवा में शरीर का बैलेंस कैसे साधा जाए, इसकी ट्रेनिंग इस टनल से मिलनी शुरू हो गई है। स्पेशल फोर्सेस के जवानों की ट्रेनिंग इस टनल के माध्यम से शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकी और दूसरे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना रविवार से 3 दिवसीय गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडियन ओशन रीजन के 12 देशों के नौसेना प्रमुख हिस्सा लेंगे। इस साल ये चौथा ऐसा सम्मेलन होगा और ये सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। सम्मेलन का मकसद समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना और मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर रणनीति तैयार करना है। लहरों पर पराक्रम का प्रदर्शन, जंगी जहाजों का विध्वंसक बेड़ा। भारतीय नौसेना की ताकत से पूरी दुनिया परिचित है। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में शामिल है इंडियन नेवी। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय नौसेना न सिर्फ और शक्तिशाली होती जा रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भी। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत को चुनौती देना दुश्मनों के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन सच ये भी है कि हिंद महासागर में चीन की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा हिंद प्रशांत इलाके में चीन के बढ़ते दखल से मुकाबला करने के लिए भारत अपनी सेना, खासकर नौसेना की क्षमता बढ़ाने पर तो ध्यान दे ही रहा है। इंडियन ओशन रीजन के देशों के साथ मिलकर साझा मंच भी शेयर कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकी और दूसरे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना रविवार से 3 दिनों का गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव आयोजित करने जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडियन ओशियन रीजन के 12 देशों के नौसेना प्रमुख भाग ले रहे हैं।
गोवा मैरीटाइम सम्मेलन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इस सम्मेलन में बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया समेत मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का इस साल का थीम है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक ढांचे में परिवर्तित करना। इस सम्मेलन में सभी 12 देशों की नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों के प्रमुख मौजूदा और भविष्य की समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों पर मंथन करेंगे। गोवा कॉन्क्लेव भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है, जो समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक मंच प्रदान करता है। ये सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। इस साल में ये चौथा सम्मेलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। देखिए, ठंड का मौसम आने से पहले ही प्रदूषण की परेशानी राजधानी के लोगों की दिक्कतों को काफी हद तक बढ़ाने का काम करती है। अब राजधानी में प्रदूषण की चुनौतियों को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले 12 बजे से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत ITO चौराहे से हो गई है। 28 अक्टूबर को बाराखंबा रोड और 30 अक्टूबर को चंदगी राम अखाड़ा चौराहे पर यह अभियान चलाया जाएगा। 2 नवंबर को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। 3 नवंबर को 2000 इको क्लब के जरिए स्कूलों में बच्चों के बीच में भी ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यानी दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक इस बार ये अभियान जनता की भागीदारी से ही शुरू किया जा रहा है और उन्हीं के जरिए चलाया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अभी फिलहाल जो स्थिति देख रहे हैं ना, वो काफी गंभीर अवस्था में आ गई है। दिल्ली वालों की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। एक तो दशहरा के बाद पोल्यूशन ने भी एड ऑन कर दिया है, हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। ग्रैप 2 लागू किया गया है। अब ग्रैप 2 के तहत क्या कुछ चीजें आती हैं, वो जरा समझाने का काम कर देते हैं अपने दर्शकों को, उनको भी पता चलेगा कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए हवा तो खराब हो ही गई है और हवा हमेशा से खराब रही है दिल्ली NCR की, लेकिन इस बीच जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, गाड़ी ऑफ का जो कैंपेन है वो शुरू हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता आप दिल्ली सरकार के सड़कों पर देख रहे हैं। यही बदलाव है इस बार कि इस बार इस कैंपेन में कार्यकर्ता आपको दिखाई पड़ेंगे, जो वॉलंटियर्स दिखाई पड़ते थे, जो गाड़ियों के पास जाकर उनसे कहते थे कि आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर लीजिए क्योंकि रेड लाइट ऑन है, वो वॉलंटियर्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस बार आपको इस तरह के कार्यकर्ता दिखाई पड़ेंगे जिनके हाथ में इस तरह से तख्तियां हैं और वो गाड़ियों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि प्लीज आप रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन ऑफ कर लीजिए। क्योंकि अभी जहां हम खड़े हैं वहां से ग्रीन लाइट है, ट्रैफिक निकल रहा है। जैसे ही ट्रैफिक रुकता है ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच जाते हैं सड़कों पर और इस तरह से लोगों से अपील करना शुरू कर देते हैं कि आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर लीजिए। मनीष, इनसे आप? हम इनसे अपील कर रहे हैं कि जो गाड़ी चल रही है जी आपके लिए बहुत फायदा, 2-4 मिनट जितना भी रेड लाइट ऑन होती है गाड़ी को ऑफ कर लो अपनी को, आपको थोड़ा तेल बचेगा, प्रदूषण से बचाव होएगा। जो पीछे वाला स्टार्ट करता मोटरसाइकिल उसको भी धुआं आएगा, तो आपके लिए वो फायदेमंद। करते थे पहले इसका गाड़ी ऑफ करते थे रेड लाइट पे? रेड लाइट पे है ना, पहले है ना इतना नहीं था, लेकिन अब देख करके है ना सीख रहे हैं, तो अब ये सब दिख रहा है तो हम करेंगे, रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से जो तमाम कार्यकर्ता हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑटो वाले से बात कर रही हैं, दूसरे लोगों से बात कर रही हैं कि वो अपनी गाड़ी का इंजन लगातार ऑफ करें। आप लोग सिर्फ आज आए हैं या आगे भी आते रहेंगे? हम हर साल करते हैं। इससे पहले भी हमने फेस्टिव पे भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया था, जो पटाखे नहीं दिए जलाएं कनॉट प्लेस पे। हमारे पर्यावरण मंत्री के सहयोग से हमने ये प्रोग्राम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। 2 साल पहले भी हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का इनिशिएटिव लिया था। अब ये लार्ज स्केल पे आ रही है, इसलिए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। फायदा कुछ होगा इससे आप लोग? सर इससे फायदा ही फायदे है, आप खुद पूछ के देखिए, सब लोग बहुत खुश होकर कोऑपरेट कर रहे हैं। उन लोग पर्यावरण से भी बच रहा है, अपना पेट्रोल बच रहा है और पब्लिक को खुशी है कि इन लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं अपने सबके साथ। कोई झगड़ा तो नहीं करता कि हम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो देखो वो हंस रहे हैं, देखिए खुश है। कोई झगड़ा वो भी समझते हैं जो किसके लिए हो रहा है ये कोई प्रश्न किसी
आपने अभी इनको देख के इंजन ऑफ कर लिया या फिर हमेशा पहले कर लिए थे। पहले से कर लेते थे? तो क्यों करते थे आप? अब ये गैस भी जलाए, फायदा क्या है उससे। अच्छा, अपनी गाड़ी की गैस बचा रहे हैं। हर साल करते हैं ये वाला प्रोग्राम, हर साल करते हैं, सारा ऐसे ग्रुप आता है। लेकिन इस बार वॉलेंटियर्स दिखाई नहीं पड़ रहे। जो वॉलेंटियर्स होते थे, आप लोग तो कार्यकर्ता हो या पार्टी से जुड़े हुए हो, तो क्या रोज आप लोग के लिए यहाँ पहुँचना संभव हो पाएगा? सर, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हम रेगुलर बेसिस पे ट्विटर कैंपेनिंग भी चलाते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है, हम लोग अब जो है ना सर, हम यंग जनरेशन को, यूथ को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ यूथ भी इन्वॉल्व है, तो वो अपने फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं, इसीलिए वो यूथ भी इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। और हम ये हर रोज टाइम कैसे निकालेंगे आप? ये तो लोग वेट कर रहे हैं कि आप आए, बोले। हमारी देश का काम है, हमारा दिल्ली का काम है, इसमें टाइम निकालना पड़ेगा। घर के लिए जैसे काम निकालते हैं, ये देश भी हमारा घर है, ये देश हम लोगों से ही चल रहा है, हम आप जैसे लोगों से ही चल रहा है। इसकी भलाई के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा सर। कई लोग आप देखिए, यहाँ जितनी गाड़ियाँ फिलहाल हैं, मैं बता सकता हूँ कि उनके इंजन ऑफ है, मतलब गाड़ी बंद है। तो तमाम कैब ड्राइवर्स भी हैं, इनका सबसे बड़ा रोल होता है। और इन्होंने भी इनको देखकर देखिए, आप गाड़ी अपनी बंद कर ली है, उसका इंजन ऑफ कर लिया है। ये बात सिर्फ कैंपेन की है। आपने आज अभी अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर रखा है, तो इनको देखा इसलिए कर लिया या फिर हमेशा कर लेते? नहीं, पहले से ही करते। पहले से कर लेते। ठीक है, अब ग्रीन लाइट हो गई है, तो अब ये ट्रैफिक यहाँ से मूव करेगा। तो बात कुल मिलाकर यही है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, एक स्टडी की थी, और उस स्टडी में कहा था कि 9% पोल्यूशन इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों के इंजन ऑफ नहीं करते हैं, गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं। अच्छा मनीष, आपने लोगों से तो पूछा, ये कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो लोगों को जा जाकर रेड लाइट पे बता रहे हैं कि आज से अभियान शुरू हुआ है, रेड लाइट ऑन होती है तो इंजन ऑफ कीजिए। क्या कहीं पे बड़े बड़े बैनर्स भी लगाए गए हैं सतर्कता के लिए? देखिए, बैनर्स तो अभी आपको यहाँ पर आईटीओ पर कम से कम दिखाई नहीं पड़ेंगे। हाँ, जरूर आज एनवायरमेंट मिनिस्टर जो दिल्ली सरकार के हैं, गोपाल राय, उनको यहाँ पर आना था, उन्हें कैंपेन की शुरुआत करनी थी, 12 बजे का वक्त था। अभी उनका इंतजार हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई बैनर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। जो लोग हैं वो जरूर यहाँ पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता, और वही लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ करें। हालांकि सवाल और थोड़ी सी शंका इस बात की है कि क्या ये कार्यकर्ता रोज ऐसे रेड लाइट्स पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस बार वॉलेंटियर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। वो वॉलेंटियर्स जो रोज ड्यूटी की तरह अपना काम करते थे, यहाँ पर आकर लोगों से अपील करते थे, इस बार ये काम कार्यकर्ताओं के हिस्से छोड़ा गया है। कार्यकर्ता यहाँ कब तक रुका रहेगा, क्या रोज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा कोई काम भी मेरे ख्याल से, देखिए आप यहाँ पर गोपाल राय पहुंच चुके हैं जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, और वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कैसे लोगों से अपील इस बार की जाएगी। तो पोस्टर्स आप लोगों के हाथ में देख रहे हैं, उनके हाथों में आप, उनके सिर पे आपको टोपी दिखाई पड़ रही है, इस पे लिखा हुआ है कि युद्ध रखते हुए आज से ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन शुरू हो रहा है। ये पब्लिक कैंपेन है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात किया जाता था और उनकी एग्जैक्ट अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी होती थी। इसको किस तरह से आप चलाएंगे? हमने पहले सिविल डिफेंस के माध्यम से अभियान चलाया था, लेकिन हमने ये देखा कि चूंकि ये रेड लाइट पे इंजन चालू रखने वाले हम ही लोग हैं, तो ये धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बैठे कि ये हमारा कैंपेन है, हमें इसको चलाना है और हमें अपने गाड़ी को रेड लाइट पे बंद रखना है। इसलिए इस बार इको क्लब, पर्यावरण मित्र, RWA, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी लोग जनता के माध्यम, सरकार की जगह जनता के साथ मिलकर के इस बार ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन चलाया जा रहा है। थैंक यू। राजस्थान में एक रेड हुई है गोपाल जी, तो मनीष मुझे ये बताइए, अभी हमने गोपाल राय को भी सुना। एक हम बात करते हैं अवेयरनेस की, खुद को जागरूक करने की, एक होती है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे ना, तब आप इसमें ज्यादा भागीदारी अपनी दिखाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन से निपटना एक युद्ध स्तर पर जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने मुहिम चलाई है, उसमें जब एक एक जन की भागीदारी होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे इसके खिलाफ। आम लोगों से आपने बात की, कुछ ना कुछ लोग जो हैं कुछ लेवल तक तो अवेयर हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं है कि वहां पर आकर अपनी गाड़ी का इंजन आपको ऑफ करना है। पॉसिबल है आपके लिए कुछ और लोगों से बात करना?
मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करता हूँ और ट्रैफिक अभी रुका हुआ है, मैं कुछ गाड़ियों की तरफ जा रहा हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि कई लोग जो सबसे अच्छी बात यह कि जिनकी संख्या सड़कों पर सबसे ज्यादा है, मतलब कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स, उनसे आप बात करेंगे, उनके पास जाएंगे तो आपको पहले से ही उनके ऑटो, उनकी गाड़ियां बंद दिखाई पड़ेंगी। हालांकि उनकी जो अपनी दलील है उसके पीछे ये कि उनका जो फ्यूल है, जो गैस है सीएनजी, वो बच जाती है, लेकिन फिर भी इस कैंपेन का असर तो जरूर होगा। सर, आपने अपना ऑटो बंद कर रखा है, हमेशा से बंद कर लेते हैं रेड लाइट पर या फिर आज इनको देखकर? हम तो हमेशा से ही बंद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? सर, ईंधन बचेगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये गाड़ी तो सबसे ज्यादा हीट होती है, सीएनजी तो, मगर हमारे ऐसा कोई समझता नहीं है ना। यहाँ तो सबको आदत पड़ी है गंदी। आप तो सड़क पर चलते हैं, आप तमाम ऐसी गाड़ियों को देखते होंगे रेड लाइट पर जो नहीं बंद करती होंगी। वाकई में आदतें तो बहुत खराब हैं और ये जागरूकता अभियान जो है कई मायनों में खास है। विंटर एक्शन प्लान जो ये चलाया गया है, उम्मीद करते हैं सक्सेसफुल हो और आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई में वायु प्रदूषण का लेवल भी दिनों बढ़ रहा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए, नहीं तो कार्रवाई होगी। वैसे बीएमसी की तरफ से जारी ये गाइडलाइंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट्स और वाहनों को लेकर खास तौर से जारी की गई है, जिनसे प्रदूषण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। बीएमसी ने अपनी गाइडलाइन में कुछ जरूरी बातें कही, जिसमें कि आप देख सकते हैं, सभी निर्माणाधीन बिल्डिंग्स को चारों तरफ हरे कपड़े या जूट शीट या फिर तिरपाल से कवर करना जरूरी होगा। जिन बिल्डिंग्स या दूसरी निर्माण परियोजनाओं की ऊंचाई 70 मीटर से ज्यादा होगी, उसके आसपास कम से कम 35 फीट ऊंची टिन या धातु की चादरें खड़ी करनी होंगी। इमारत या किसी दूसरे निर्माण को तोड़ना या ध्वस्त करने की स्थिति में उसे ऊपर से नीचे तक तिरपाल, हरे कपड़े या जूट की चादर से ढकना अनिवार्य होगा ताकि धूल ना उड़े। इस दौरान पानी का लगातार छिड़काव करते रहना होगा। निर्माण सामग्री ले जाने वाली सभी गाड़ियों को पूरी तरह से कवर किया जाए ताकि निर्माण सामग्री या मलबा हवा में ना उड़े। वाहन को ओवरलोड ना किया जाए ताकि किसी तरह के रिसाव से बचा जा सके। सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सीसीटीवी कैमरास लगाने जरूरी होंगे ताकि ये पता चल सके कि वाहन के टायर साफ हैं या उन पर ओवरलोड नहीं किया गया है। जमीन के ऊपर बन रही मेट्रो परियोजना को 25 फीट ऊंचाई की बैरिकेडिंग से कवर करना होगा। बीएमसी की साइट जैसे पुल और फ्लाईओवर पे 25 फीट की बैरिकेडिंग करनी होगी। सभी निर्माण कर्मियों को सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, चश्मा, हेलमेट पहनकर रहना होगा और सामान ढोने वाले वाहनों के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। तो आपको बता दें कि वायु प्रदूषण के खिलाफ एक्शन लेते हुए पीएमसी ने जिन नियमों की घोषणा की है उसका SRA, MHADA, MIDC, MSRDC, MMRDA, BPT, AI और रेलवे को पालन करना जरूरी है। और चलिए अब आपको कुल्लू के भव्य दशहरा मेला में लिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। इस साल इस उत्सव में विदेशी कलाकारों ने हिस्सा लिया है। भव्य दिव्य उत्सव में विदेशी कलाकारों ने सांस्कृतिक परेड निकाली और अपनी कला और संस्कृति की झलक दिखाई है। इस मेले को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश और दुनिया से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। देश में पहली बार कल्चरल परेड। संस्कृति परेड में विदेशी कलाकारों ने किया कला का प्रदर्शन। भव्य सांस्कृतिक परेड में शामिल हुए 15 देशों के कलाकार। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। यहाँ 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मनाया जा रहा है। ये दशहरा मेला देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। इस महोत्सव में कला और संस्कृति के रंग बिखरे हैं।
कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन 15 देशों के कलाकारों ने परफॉर्म किया। अलग अलग देशों से आए कलाकारों ने एक सांस्कृतिक परेड निकाली और परेड में अपने देश की कला और संस्कृति की झलक दिखाई। हम यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आए। कुल्लू की जगह बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रेजेंट करने के लिए, हमारी कंट्री को दिखाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम आए। लोटस, ये थीम का नाम है लोटस। ये लोटस को हमारी इंडिया के अंदर में हम सुंदर की वजह से हम दिखाने के लिए आए हैं। ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में विदेशी परेड का आयोजन किया गया है। हमें पहली बार यहाँ पे जो है 15 देशों के जो है सांस्कृतिक दलों को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमें नहीं बल्कि देवभूमि कुल्लू वासियों को। तो इस हिसाब से जो कल्चर का जो आदान प्रदान हुआ है, वहाँ के जो रशियन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स हैं और कजाकिस्तान के हैं, अलग अलग देशों के जो ट्रूप्स आए हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल कल्चर, स्थानीय जो हमारे पुट्टू और वो जो टोपियों के बारे में, और यहाँ का जो कल्चर है लाहौल स्पीति, किन्नौर के भी हैं, तो वो एक कल्चर को आपस में साझा किया है इन्होंने। दशहरा उत्सव में रूस, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड समेत 15 देशों ने भाग लिया। कुल्लू का दशहरा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल है और सबसे बड़ा आयोजन है ये। और इस दफा इस आयोजन को नई सज धज के साथ, नए रूपरेखा के साथ जो है आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा देश के कई राज्यों से कलाकार यहाँ आए और सांस्कृतिक परेड में हिस्सा लिया। आज हम अपने ट्रेडिशन का दिखा रहे हैं और यहाँ से बहुत कंट्रीज के लोग भी आए, जैसे कि केन्या, अमेरिका और श्रीलंका, इराक, काजाकिस्तान वगैरह सब और अभी आया है। तो हम यहाँ पे झांकी के साथ साथ अपना ट्रेडिशन शो कर रहे हैं। इस महोत्सव की शुरुआत 24 अक्टूबर को कुल्लू जिले के ऐतिहासिक रथ मैदान में हुई थी, जिसमें सबसे पहले भगवान रघुनाथ की पारंपरिक रथ यात्रा निकाली गई। भगवान रघुनाथ की पारंपरिक रथ यात्रा 30 अक्टूबर तक चलेगी, जिसका समापन खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू करेंगे। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब आपको हमारे देश की परंपरा संस्कृति की 2 जीती जागती तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक भरत मिलाप उत्सव की। ये बेहद खास और सुंदर तस्वीर वाराणसी से सामने आई है, जहां नवरात्र और दशहरा पर रावण दहन के ठीक दूसरे दिन भरत मिलाप का उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। वैसे काशी में इस पर्व का आयोजन अलग अलग जगहों पर होता रहा है, मगर यहाँ के नाटी इमली के भरत मिलाप की बात ही कुछ अलग हो जाती है। दरअसल नाटी इमली के भरत मिलाप लीला की शुरुआत 480 साल पहले संत मेधा भगत ने की थी। बताया जाता है कि इस उत्सव में यहाँ का जौहरी परिवार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के लिए चौकी को सजाने का काम करता था। बीती 4 पीढ़ियों से जौहरी परिवार इस काम को करता चला आ रहा है। चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित इस उत्सव को देखने के लिए लाखों आस्थावानों की भीड़ शहर के नाटी इमली के मैदान में उमड़ी, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये भरत मिलाप उत्सव जो है उनके जीवन के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी कितना जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी और दिल को मोह लेने वाली तस्वीर प्रयागराज से सामने आई है। यहाँ भी दशहरे के अगले दिन भरत मिलाप की परंपरा को पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि रावण का वध करके चौकी पर सज धज कर भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण लंका से लौटते हैं, तब उनकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए खड़े भरत मिलते हैं। इस दौरान जय श्री राम की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। यहाँ के चौक इलाके में भरत मिलाप के इस कार्यक्रम को देखने भारी संख्या में लोग आते हैं। ये परंपरा भी यहाँ पर सदियों से ही निभाई जाती रही है।
हम लोग को यहाँ से लेके बहुत ज्यादा अटूट आस्था है। हम लोग को ऐसा महसूस होता है जहाँ पे भगवान जो है साक्षात मिलन होता है भगवान राम जी का अपने भाई भरत से, ऐसा लगता है साक्षात मिलन होता है। एकदम मन एकदम हम लोग का प्रफुल्लित हो जाता है यहाँ का देख। 22 साल से यहाँ से आ रहे, जब से विवाह हुआ तब से लगातार आ रहे हैं। सनातन धर्मी है और राम की लीला काशी में अनादिकाल से चली आ रही है, तो बचपन से ही हम लोग इस लीलाओं के प्रति आकर्षित रहे हैं और इसको देखते हुए आ रहे हैं। ये 480 वर्ष पुरानी लीला है, ये 480वां वर्ष है इस बलिदान का। इसी 14 पर भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन इस रामलीला के संत मेघा भगत को मिला था और उन्होंने यही अपने शरीर का परित्याग किया था। बहुत भक्तिमय माहौल था। जब चारों भाइयों का मिलन हुआ तो सब लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और जो यंगर जनरेशन है उन्हें तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और हमारे बच्चे जो आए थे उन्होंने देखा, पहली बार ऐसी चीज कोई देखी, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही भक्ति भाव का भावना थी यहाँ पे। प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलन होने के पश्चात जो है पूरा माहौल जो है वो राम मंदिर में बन जाता है और सब लोग जो है देखने के लिए इच्छुक रहते हैं। प्रभु श्री राम जी की जयकारा होने लगती है। जितनी जनता रहती है वो सब आंखों में उन लोगों के पानी आंसू आ जाता है और ऐसा महसूस होता है कि इस समय जो है हम लोग सब प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या में विराजमान है। और अब बात अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की करेंगे, जिसकी तारीख और जिसके मुहूर्त की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया गया है और उस न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर की है। 22 जनवरी की तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला है। न केवल ये दिन बेहद शुभ है, बल्कि जिस घड़ी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है वो भी ज्योतिष के हिसाब से अद्भुत पल है। जाने माने ज्योतिषियों और धर्माचार्यों के मशवरे के बाद ये तारीख और ये मुहूर्त तय किया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद प्रभु राम के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। मंदिर के काम भी अंतिम चरण में है, लिहाजा भक्त उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब राम लला का मंदिर खुलेगा और रामलला उसमें विराजेंगे। अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के तौर पर तेजी के साथ विकसित किया जा रहा है। राम भक्तों में राम मंदिर को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। राम नगरी में पहले से ज्यादा पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। आज भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए और अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस के लिए आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तेजस कल यानी 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर कंगना अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंची और यहां कंगना रनौत ने काम कर रहे लोगों का उत्साह बढ़ाया, उनसे बातचीत की और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। काम कर रहे हैं और आप जो है सब हमारे लिए जो विश्वकर्मा का अवतार है, जो श्री राम जी का मंदिर पिछले कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब आपको मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जंगल सफारी दिखाते हैं। क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर इन दिनों फैमिली के साथ मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क की सैर पे हैं। सचिन अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ खुली जिप्सी में जंगल सफारी का मजा लेते दिखाई दिए। सचिन बालाघाट क्षेत्र में कान्हा के मुकी रेंज में जंगल सफारी कर रहे हैं। ये इलाका बालाघाट और मंडला जिले की सीमाओं से लगा है। सतपुड़ा की वादियों के बीच कान्हा नेशनल पार्क है, जो अपनी हरियाली और टाइगर रेंज के लिए जाना जाता है। ये देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान रखता है। यही वजह है कि अक्टूबर में पार्क में एंट्री शुरू होते ही यहाँ सैलानियों का जमावड़ा लगता है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी कान्हा नेशनल पार्क पहुंचते हैं और इसी सफारी का लुत्फ उठाने सचिन भी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे।